जेई मेंस के एग्जाम में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तो अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स को ये काफी कंफ्यूजन रहती है कि इन 6 महीने में एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या ना करें। अगर करना भी है तो किस तरीके से चलें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें एंड अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। बहुत सारी चीजें बच्चों के माइंड में रहती हैं। तो आज मैं वो सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ और सॉलिड प्लान लेके आए हैं जिसमें हम एग्जैक्टली ये बताएंगे कि आप लोगों को 6 महीने में क्या तो करना है और क्या नहीं करना। So welcome you all on the platform of Divine JEE and I am your mentor Manisha, जो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाली है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी या एक ऐसा गुरु मंत्र कह लो, एक ऐसा मोटिवेशन कह लो, अगर वो तुमने सुन लिया और वो सुबह उठने से पहले और शाम को सोने से पहले अगर 1 मिनट उसके बारे में कुछ थॉट प्रोसेस में ले आए तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, जो तुम्हारे 15 मिनट की जर्नी, तुम्हारे 6 महीने की जर्नी को 15 मिनट में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज देखो हमारे पास है सबसे पहले वो चीजें बेटा जो एग्जैक्टली आपको अपनी जेई की प्रिपरेशन में करनी है, वो चीजें यानी वो स्ट्रैटेजीज जो एवरी बच्चा को फॉलो करना चाहिए अपने कंपटीशन एग्जाम में। देखो क्या है वो चीजें बेटा, सबसे पहला है डेली रिवीजन। हम क्या करते हैं, रिवीजन पर फोकस नहीं करते हैं। पुराना कोई चैप्टर हो गया, मान लो सपोज आपने कोई पुराना चैप्टर पढ़ा, वो कंप्लीट हो गया, जिस भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आपने पढ़ा होगा, एक्स वाई चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आप नए चैप्टर पर मूव ऑन करें। आपने नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया, आप नए चैप्टर में इतना इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद फिर से एक नया चैप्टर आया, उस चैप्टर में आप इतना इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जो प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उनका रिवीजन टाइम कहाँ गया। जब जैसे ही तुम्हें दिखेगा कि अच्छा अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हुआ, अक्टूबर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट होगा, अब हम रिवीजन करेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि अक्टूबर नवंबर के बाद रिवीजन स्टार्ट होगी, है ना। सबसे बड़ा मिथ क्या है, अक्टूबर नवंबर के बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना, ये तुम्हारा मिथ है। ये क्या है, मिथ, इसको ब्रेक करिए। अक्टूबर नवंबर के बाद कोई ऐसी रिवीजन नहीं होती है कि 6 महीने के बाद हम दोबारा से उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो हमें अपना प्रीवियस चैप्टर को कॉन्टिन्यूअसली रिवाइज करना है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, आप वीकली एक डे ब्लॉक कर सकते हो। सपोज किसी बच्चे ने संडे ब्लॉक कर लिया कि संडे को मैं जो प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उनका रिवीजन करूंगा। अब रिवीजन आप कस्टमाइज कर सकते हो, भाई किसी को अपने क्लास नोट्स पढ़ने हैं, किसी को डिवाइन नोट्स पढ़ने हैं, है ना। आप ये कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको नोट्स में क्या प्रेफर करना है। नोट्स पढ़िए, आप उसके बाद क्या करो, आपने नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब रिवीजन करने बैठो तो 5 से 10 क्वेश्चन उसी चैप्टर के लगा लिए। तो स्टिक टू रिवीजन इज द की। अक्टूबर नवंबर के बाद कोई रिवीजन नहीं होती, इस मिथ को ब्रेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव डीपीपी प्रैक्टिस। अब होता क्या है, देखो अब आप लोग जहां से भी कोचिंग ले रहे हो, आइदर इट इज ऑफलाइन आइदर इट इज ऑनलाइन, सबको डीपीपीस तो टीचर्स देते हैं। टीचर्स ने आपको आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक की डीपीपी दी, उस डीपीपी का बच्चे बैकलॉग बनाना शुरू कर देते हैं। आज मैंने पढ़ाया सेल, आज हमने पढ़ाया सेल, सेल की डीपीपी आज ना होके पुराने वाले प्रीवियस की डीपीपीज हो रही हैं। तो डीपीपीज का बैकलॉग बनता चला जाएगा। जब मैं आगे किसी और चैप्टर पे पहुंच जाऊंगी, मान लो मीटर ब्रिज पे पहुंच गई, पोटेंशियोमीटर पे पहुंच गई, और तब जाके तुम सेल की डीपीपीज लगा रहे हो, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो जो आज पढ़ा उसकी तुरंत उसी दिन पर ब्लॉक करो, अपना टाइम ब्लॉक करो कि भाई आज मेरे क्लास में ये टॉपिक हुआ है, तो इस टॉपिक की जो डीपीपी मिली है वो डीपीपी मेरे को कंप्लीट करनी है। चाहे तुम्हारे टीचर ने तुम्हें 15 सवाल दिए हो, चाहे उस टॉपिक के तुम्हारे टीचर ने 20 सवाल दिए हो, आपने वो डीपीपी साथ के साथ करनी है। डीपीपी बैकलॉग ना बनने दें, डीपीपी का बैकलॉग नहीं बनने देना है। तो ये चीजें क्या करनी है, ये मस्ट डू चीजें हैं। डेली डीपीपीज करनी है कंप्लीट। बात समझ में आई। अब देखो पीवाईक्यूज को मैक्सिमाइज करो। पीवाईक्यूज को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब तुम्हें करना क्या है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा एडवांस के क्वेश्चंस पे जंप करने की कोशिश करते हैं। भाई हमने डीपीपी लगा ली,
डीपीपी लगाई सीधा, अच्छा अब तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, ऑनलाइन में टीचर ने पढ़ा दिया, ऑफलाइन में टीचर ने पढ़ा दिया, नोट्स रिवाइज कर लिए, डीपीपीस कर ली, चलो अब सीधा जंप कर गए एडवांस पे। भाई जो एकदम से ज्यादा जंप, लॉन्ग जंप करोगे विदाउट प्रैक्टिस तो गिरोगे ना, ज्यादा लॉन्ग जंप करोगे विदाउट प्रैक्टिस तो गिरोगे। तो बीच में डीपीपी और एडवांस के बीच में एक लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं मेंस, मेंस लेवल। तो बिना मेंस का पीवाईक्यू करे एडवांस पे नहीं कूदना है, बिना मेंस का पीवाईक्यू करे एडवांस पे नहीं कूदना है। तो ये आपका है कि भाई पीवाईक्यूज के लिए टाइम ब्लॉक करो, पीवाईक्यूज के लिए टाइम ब्लॉक करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम पीवाईक्यूज करे कितने साल के करने चाहिए, कितने साल के नहीं करने चाहिए, क्या करें एग्जैक्टली तो देखो 2021 से 2026 का पीवाईक्यू कर लो टॉप चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज 2021 से 2026 का पीवाईक्यू कर लो, आपको हर एक चैप्टर में 100, 150, 200 से पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और मेरा मानना है पीवाईक्यूज हर बच्चे को एटलीस्ट 5 साल के करने चाहिए, एटलीस्ट 5 साल के। अगर लगता है कि समय नहीं है, बिल्कुल प्रिपरेशन अभी शुरू करी है, तो बेटा 3 इयर्स का भी इनफ है, तो बेटा 3 साल का भी इनफ है। अगर समय की अगर बहुत कमी है तो 3 साल का भी इनफ है। अगर किसी के पास है, पड़ा हुआ है, समय है, तो 5 साल का तो एटलीस्ट करके चलें। तो ये है पीवाईक्यूज का फंडा। तो पीवाईक्यूज का फंडा जो है, अगर ये नहीं करा तो अंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे अंडा हो जाएगा ऐसे, है ना। तो पीवाईक्यू जरूर अटेम्प्ट करें। चलिए लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डूज क्या है जो हर बच्चा करता है। ठीक है, अब हर बच्चा करता है। अब तुम देखो तुम उन बच्चों में होगी नहीं, फिर कहोगे कि मैम रैंक नहीं आई, फिर कहोगे मैम रैंक नहीं निकली। तो कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो। हमने पढ़ा, देखो भाई हमने पूरी तैयारी करी, हमने पूरी तैयारी करी अपने कि भाई अब हमारा क्या है, राजा महाराजा की तरह, जैसे लड़ाई में जाने से पहले वो अपना क्या करते थे, तलवारबाजी सीखते थे। तुम लोगों ने भी ऐसे ही, मैम हमने तो सारी तैयारी कर रखी है। लेकिन एग्जैक्टली जब उस मैदान में उतर के नहीं देखोगे, उस मैदान में उतर के फील नहीं आएगी, तो कैसे वॉरियर बनोगे, कैसे वॉरियर बनोगे, नहीं बन पाओगे। तो चाहे कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, जब तक उस का फील नहीं आएगा, जब तक उस कंडीशन में अपने आप को नहीं रखोगे, जब तक उस कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को पुट नहीं करोगे, तो जेई का जो एग्जाम है उसकी कहीं ना कहीं तैयारी मिसिंग होगी, उसकी कहीं ना कहीं तैयारी मिसिंग होगी। तो मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। इसका आप क्या फिक्स कर सकते हो, इसका भी एक पर्टिकुलर डे फिक्स करो भाई, पर्टिकुलर डे फिक्स करिए इसका। कोई फ्राइडे को दे सकता है, कोई सैटरडे को दे सकता है, कोई संडे को दे सकता है। तो अपना टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर टेस्ट होना चाहिए, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हुआ तो चैप्टर टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही 3-4 चैप्टर कंप्लीट हुए तो 3 चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट होना चाहिए। तो टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के बिना तो जेई की प्रिपरेशन मैं कहूंगी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। अगर जो बच्चा चाहे कितना ही पढ़ ले, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा है तो उसकी प्रिपरेशन उस लेवल की, बेटा सच में बता रही हूँ, हार्ड ट्रूथ है बट ये सच्चाई है, वो प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है। जेई में बैठते ही उस एग्जाम का जब प्रेशर आएगा ना, कि एकदम से एग्जाम का प्रेशर आया, 3 घंटे कुछ नहीं पता चलेगा, तुम सब कुछ फ्रस्ट्रेशन में आके, सब कुछ स्ट्रेस में आके तुम 0/0 कर, मतलब 300 बटा में कुछ भी कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें पहले से ही उस चीज का, उस एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा कि किस तरीके से ट्रैक करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इसमें मुझे इतना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जो ये एक्सपीरियंस आता है ना, ये आपको प्रायर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा बिफोर डायरेक्टली जंप ऑन द एग्जामिनेशन डे। ये चीज क्लियर हुई। तो इनको हल्के में मत लेना, मॉक टेस्ट को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जो तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, जो तो ऐसी चीजें हैं कि भाई वो तो करनी ही नहीं है। अगर वो कर ली तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर ऑल डायरेक्शंस में घूमेगा। जहां जाना चाहिए, जहां फोकस होना चाहिए, भाई एक ही फोकस है तुम्हारा, अर्जुन की आंख की तरह एक ही फोकस होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए अभी तुम्हारे 6 महीनों में, सिर्फ और सिर्फ जेई। ठीक है, सिर्फ जेई दिखना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भाई जेई निकालना है। ठीक है, इधर उधर जो जाओगे ना, तो फिर अपने डायरेक्शन से तुम भटक जाओगे। ठीक है, तो भटकना नहीं है। और उसके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करनी है, ये वाली।
और मैं बता रही हूँ 90% बच्चा ये करता है, 90% बच्चा भटकता है। क्यों? अरे मैं उस टीचर का लेक्चर देख लेता हूँ, अरे मैं इस टीचर का लेक्चर देख लेता हूँ, मेरे क्लास टीचर ने तो बस यही पढ़ाया, अच्छा उसके नोट्स में तो वो वाली इंफॉर्मेशन भी है, उसके नोट्स में तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी है, उसके नोट्स देख लेता हूँ, एक्स के टीचर ने तो उसको ये वाला टॉपिक भी कराया है, उसने उनको ये वाला पीवाईक्यू भी कराया है, अच्छा इसके टीचर तो बहुत डिफिकल्ट वाले पीवाईक्यूज करा रहे हैं, मैं इसकी कॉपी से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसकी कॉपी, उसकी कॉपी, उसका सर, उसका पैर, अगर ऐसा पकड़ोगे ना बेटा, तो फिर तुम यही करते रह जाओगे और जेई निकल जाएगा, और फिर ऐसे पकड़ के बैठ जाना, फिर ऐसे बैठ जाना, फिर मैम से पूछना मैम कहाँ कमी रह गई है, फिर पूछना मैम कहाँ कमी रह गई, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, ये वीडियो दिखाऊंगी, ये देखा था, ये वीडियो देखा था कि नहीं देखा था, फिर मैं तुमसे ऐसे पूछूंगी। तो मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करो, एक किताब पकड़ो, या किताब भी वो बच्चा पकड़ेगा, ठीक है, एक किताब पकड़ो रेफरेंस बुक, जिसका तुम्हें अगर मान लो कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वो टॉपिक वहां से देख लिया, एक किताब पकड़ लो, पीवाईक्यूज पकड़ लो, और अपने क्लास के नोट्स पकड़ लो। और मैं तो कहूंगी अब जो 6 महीने बचे हैं बेटा, उसमें तो मैं तुमसे कहूंगी कि भाई बुक भी मत पकड़ो, 6 महीने में तो मैं तुमसे कहूंगी बुक भी मत पकड़ो। क्या पकड़ लो? अपना पीवाईक्यूज का हाथ पकड़ लो, उन्हें नहीं छोड़ना है। अपने क्लास के नोट्स पकड़ लो, जिनके पास नोट्स नहीं है वो लिखे नोट्स, इतने अच्छे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये लिखिए क्लास नोट्स चाहिए, पीवाईक्यूज, ये दो चीजें जो हैं इनका हाथ पकड़ लो। तीसरा बेटा, अपने टीचर पे ना, कोई भी टीचर हो, अपने टीचर पे ब्लाइंड ट्रस्ट रखो, अपने टीचर पे अंधा विश्वास रखो, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कोई भी गुरु हो वो अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है, चाहे कैसा भी शिक्षक हो वो अपने बच्चे को बेस्ट देगा। अगर तुम उसका देखोगे कि उसके टीचर ने ये पढ़ाया, उसके टीचर ने ये पढ़ाया है, नहीं होगा, ठीक है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, बट वो तुम्हें कराएगा सब जो भी तुम्हारे जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपना टीचर जो है वो फिक्स करो, अपना पीवाईक्यू और अपना क्लास नोट, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आओ नेक्स्ट, अगेन दिस, ये करते कम है मैम, सोचते ज्यादा है, होता होगा ना, सोचते तो इतना है कि सपने में ही हम आईआईटी पहुंच जाते हैं मैम, 10-20 लाख का तो हमें ऐसी पैकेज मिल जाता है, वो भी मिल जाता है हमें, है ना, सपने में तो हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया, टॉप एनआईटी देख ली मैम, है ना, टॉप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल गया, ऐसे सोच लेते हैं, है ना, बट काम क्या होता है, काम नहीं हो पाता है। और कई बच्चों का सोचना क्या होता है, कई बच्चों का सोचना बताती हूँ, एक होते हैं पॉजिटिव थिंकर, उन्होंने महल बना दिया एकदम अपना घूम घूम के सिर में, है ना। दूसरे कैसे होते हैं भाई, दूसरे होते हैं ओवर थिंकर, वो कैसे ओवर थिंकिंग करते हैं, अरे यार 11th तो नहीं हुई, अब 12th में मैं क्या कर लूंगा, 11th तो हुई नहीं, अब 12th में क्या कर लूंगा, जो ये नेगेटिविटी है ना तुम्हारी, अरे मेरा तो ये पेपर खराब हो गया, मेरा तो टेस्ट में मार्क्स कम आ गया, अब मैं कैसे करूंगा, फिर अब एक दूसरे को कंपेयर करते हो, अरे मेरे तो ये दोस्त तो पढ़ता ही नहीं था, ये तो मैम पढ़ता ही नहीं था, इसके मार्क्स कैसे आ गए, ये तो पढ़ता ही नहीं था, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ता हूँ, मेरे तो इससे मार्क्स कम आ गए। जो ये ओवर थिंकिंग है और जो अपने आप को जो कंपेयर करते हो ना एक दूसरे बच्चों को क्लास में देख के, जो ये कंपेरिजन होता है ना, ये करना छोड़ दो। देखो हेल्थी हेल्थी कंपटीशन इज गुड, हेल्थी कंपटीशन इज गुड, लेकिन अगर उस चीज को पॉजिटिवली लिया तो बल्ले बल्ले, अगर उस चीज को पॉजिटिव लिया तो बल्ले बल्ले, कि भाई आज मेरे मार्क्स कम आए हैं, कल मैं इससे ज्यादा लेके दिखाऊंगा, या मैं इससे ज्यादा लेके दिखाऊंगी, वो तो गुड है। लेकिन अगर ये सोचने बैठ गए अरे मेरा तो गया पेपर, मेरा तो टेस्ट खराब हो गया, मैंने तो इतना पढ़ा मेरा कुछ नहीं हुआ, तो ये जो नेगेटिव चीजें थॉट प्रोसेस आती है ना कि 11th खराब हो गई, ये हो गया, ये चीजें माइंड में रखनी ही नहीं है। अपने टीचर पे, फिर वही बात आई, अपने टीचर पे फोकस करो, वो तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं ना, वो उनकी चीज पर विश्वास रखो, और तुम्हारा जेई वो आराम से क्लियर होगा, तुम्हारा जेई आराम से क्लियर होगा। तो ये जो हेल्दी कंपटीशन है वो गुड है, ये कंपैरिजन करना छोड़ दो। 11th के चक्कर में अगर मान लो कई बच्चे हैं जिनका 11th अप टू द लेवल नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो उसके चक्कर में अपनी 12th मत बिगाड़ लेना, क्योंकि 12th में तुम्हारे पास जितना चांस है, 11th में बच्चा जो बेशक पढ़ के आया है, तुम दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, 12th में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो 12th को चमका लो ना, 12th को चमका दो एकदम, 12th को चमका दो एकदम, ऐसे बना दो कि भाई 12th में तो हम किसी को भी
एकदम किसी को आगे नहीं निकलने देंगे। तो अपना 12th में इतना अच्छा कर लो कि आपको अक्टूबर नवंबर तक, जब तक भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई 12th तो मेरी इतनी बढ़िया हो गई, 12th में 15 12 सवाल 13 सवाल जितने आए मैं सारे लगा दूंगा, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस रखना है कि 12th तो हम करें, 12th तो करें। और देखो जब भी तुम्हारा 11th का कुछ पोर्शन 12th में आता है ना, आई एम श्योर कि हर टीचर तुम्हें उसका ओवरव्यू जरूर देता है, हर टीचर उसका ओवरव्यू जरूर देता है कि भाई देखो वेक्टर इसमें यूज हुआ तो वो बताएगा, किसी में मान लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का यूज हुआ, वो टीचर तुम्हें बताएगा, जितना इंपॉर्टेंट होगा वो टीचर तुम्हें जरूर बता के उस टॉपिक को करवाएगा, इतना मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। तो 11th के चक्कर में अपनी 12th वेस्ट नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अवॉइडिंग टेस्ट एनालिसिस, है ना। टेस्ट तो दे दिया मैम, कई बच्चे होते हैं टेस्ट नहीं देते, उनको टेस्ट देना है डूज में। अब कई बच्चे हैं टेस्ट तो दे लिया, देने के लिए दे दिया, दो 2 घंटे बैठे हैं, होता कितने आवर का एग्जाम है, 3 आवर का, सिटिंग कितने घंटे की करी तुमने, 2 घंटे ही बैठ के एग्जाम दिया, क्यों भाई, 2 घंटे में तुम्हारा पेपर हो गया, 2 घंटे बैठे हो, हाँ 2 घंटे बैठ के पेपर हो गया, नहीं हुआ ना 3 घंटे, जेई ने 3 घंटे क्यों रखे हैं, इसीलिए तो रखे हैं कि उसे पता है कि पेपर इतने टाइमिंग में होगा, ठीक है। उसके बाद पेपर को एनालाइज नहीं करना, पेपर दिया, पेपर को एनालाइज ही नहीं किया, भाई मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उसका रीजन क्या है, कहाँ लिखा, वो कॉन्सेप्चुअल एरर हुई कि मैंने तुक्का मार दिया, भाई ये जो तुक्का मारने वाली चीजें है ना, ये मत करना, इसका भी कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट ही होता है जब कोई बच्चा हिंट से लगाता है या क्वेश्चन मार्क करता है, ठीक है। और क्या रीजन होता है कि मैम कैलकुलेशन एरर कर दी, कि मैम कैलकुलेशन एरर हो गई, कैलकुलेशन एरर इज अनएक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल है, जेई के बच्चों के लिए अनएक्सेप्टेबल है, भाई कान खोल के सुन लो, कैलकुलेटर नहीं होता है, ये अनएक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो कारण है ना तुम्हारे नेगेटिव मार्क होने के, कि नेगेटिव, कई बच्चों की तो नेगेटिव मार्किंग इतनी हाई होती है, नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा करके आ जाते हैं कि 12 13 16 नंबर तो नेगेटिव में ही जा रहे हैं, है ना, हर सब्जेक्ट में। तो जो ये नेगेटिव मार्किंग है ना, इसको अवॉइड करो, कि नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए। और ये अवॉइड कैसे होगा, ऐसे तो है नहीं आज से मैं नेगेटिव मार्क नहीं करूंगा, मैम ने बोला है आज से नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, तुम अपने मर्ज से थोड़ी करके आते हो, अपने मन से थोड़ी ना करके आते हो बेटा। उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए चाहिए होगा ये क्या, टेस्ट का एनालाइजिंग करना, कि मैम मैंने जो आज टेस्ट दिया है मैं उस टेस्ट को लेके बैठा हूं, अच्छा ये क्वेश्चन गलत हुआ, रीजन लिखो। जब तक अपनी गलतियां कॉपी में नहीं उतारोगे ना, जब तक अपनी गलतियां कॉपी में नहीं उतारोगे तब तक नहीं पता चलेगा। ये सारा खेल टेस्ट का ही है, सारा खेल टेस्ट का है। जब तक अपनी गलतियों से लर्न नहीं करोगे, जब तक इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट की अगर गुंजाइश रखनी है ना, तो अपने हर टेस्ट की गलतियों से सीखो, अगर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर कहीं होती है, ठीक है। कोई भी कितना भी सक्सेसफुल आदमी हो, इंप्रूवमेंट हर किसी के लिए बनी है, हर कोई इंप्रूव होना चाहता है, तो तुम क्यों नहीं होना चाहते, तुम किस खेत की मूली हो बताओ, तुम भी तो पढ़ना चाहते हो ना, हाँ तो तुम्हें भी पढ़ना है भाई, तुम्हें भी पढ़ना है, कहाँ से, अपनी गलतियों से पढ़ेंगे। तो सब बच्चे आज से अपना टेस्ट एनालिसिस करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम्हें, 30 मिनट से 45 मिनट लगेंगी। जैसे ही टीचर तुम्हारा क्लास में पेपर डिस्कस कराएगा, जो मॉक टेस्ट हुआ है, उसके बाद तुम्हें 30 से 45 मिनट लगेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन गलत होता है, ये रीजन था, वो उतारो, फिर अगले बार से इन गलतियों को, मिस्टेक्स को कम करो, कि भाई कोई बच्चा होगा कैलकुलेशन एरर ज्यादा होगा, तो वो कैलकुलेशन ढंग से करेगा ना, अगली बार उसे आइडिया लग गया कि मेरी ये गलती है, तो गलतियां पता लगने पर ही सुधरेंगी, अगर पता ही नहीं लगेगी तो सुधारोगे क्या। भाई अगर जैसे किसी को पता है मेरी हैंडराइटिंग खराब है, तो उसे पता है कि मुझे अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है। किसी को पता है कि मुझे फिजिक्स के इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है, मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, अगर पता ही नहीं होगा तो सुधारेंगे क्या, क्या सुधारेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये चीज याद रखना है कि गलतियां पहले जानेंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं, उसके बाद उन्हें इंप्रूव करेंगे इन द नेक्स्ट टेस्ट, इंप्रूव करेंगे इन द नेक्स्ट टेस्ट। ओके, नेक्स्ट पैसिव रीडिंग। कई बच्चे कैसे होते हैं, नींद नहीं आ रही, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, रात में अपना टैबलेट लिया, कोई लेक्चर वीडियो लगाई, देखते देखते जैसे मैथ चल रहा हो, देखते देखते सो गए। जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं, सर ने आज कोई लेक्चर पढ़ाया, दोबारा देख लेता हूँ, देखते देखते ऐसे लेटे लेटे देख रहे हैं और लेटते लेटते सो गए। ये जो रीडिंग होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो सर दिमाग जो होता है ना, उसे सिर्फ थकान देती है,
तुम्हें उससे कोई आउटपुट नहीं मिलता, उस चीज से तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। देखते देखते सिर्फ बेटा मैच ही देखे जाते हैं, ऐसे सिर्फ मैच ही देखे जाते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, मैथ्स नहीं पढ़ी जाती ऐसे। तो ये जो पैसिव रीडिंग करते हो ना, रात में सोने से पहले चलो एक लेक्चर देख लिया, सोते सोते फिर खराटे मार के सो गए, ये जो काम कर रहे हो ना, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। अगर ऐसा कर रहे हो तो मेरी बात मान लो, कुछ नहीं होने वाला इस चीज से, ठीक है। हार्ड है बट सच्चाई है, कुछ नहीं होगा। लेटे लेटे फोन चला के जो लेक्चर्स देख रहे हो ना, कुछ नहीं होगा। जब तक सामने कॉपी पेन नहीं होगा, सर पढ़ा रहे हैं, सर ने बोला ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन नहीं किया, ये सब नहीं किया ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो पढ़ाई है ना, ये सब छोड़ दो, ये पढ़ाई है छोड़ दो, किताब कॉपी लेके बैठो। अगर लाइव लेक्चर्स देख रहे हो या कहीं से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो भी टीचर बोलेगा सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो भाई सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, वीडियो लो को क्वेश्चन सॉल्व करो, तब होगी पढ़ाई, ठीक है। तो बिना कॉपी पेन लेके, बिना इसके कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। तो ये चीज अवॉइड करो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। क्या है? टाइम वेस्ट है, और सिर्फ दिमाग को थकाने वाली चीजें हैं, जिससे तुम्हें क्या फील होगा? कॉन्फिडेंस फील होगा, भाई मैं तो 8 घंटे पढ़ लिया, कॉन्फिडेंट एकदम। आज तो मम्मी बोलेगी भाई बेटा आज तो कितने घंटे पढ़ा, मैं मम्मी आज तो मैंने 3 घंटे का लेक्चर देखा लेटे लेटे, हैं लेटे लेटे, कोई पढ़ाई नहीं करी तुमने, मेरे लिए जीरो है वो पढ़ाई, मेरे लिए वो पढ़ाई जीरो है, कोई पढ़ाई नहीं है वो। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है, ये सब नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। 6 महीने बचे हुए हैं, अब क्या करना है वो बता दिया, क्या नहीं करना वो बता दिया। अब अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से फॉलो करनी है वो आते हैं, है ना, किस तरीके से फॉलो करनी है उस पे आओ। कैसे करेंगे? जल्दी। फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में। सबसे पहले उसका डेली का दिन तय होना चाहिए कि अगले दिन मुझे क्या करना है, तुम्हारा दिन तय होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में कुछ अनप्रेडिक्टेबल नहीं है कि कल मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, है ना। तुम्हारी लाइफ में कुछ अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, कल का दिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कल का मेरा दिन कैसे गुजरने वाला है। फिक्स्ड शेड्यूल, चाहे तुम्हें कितने घंटे पढ़ने हैं, भाई कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता, अपने ऊपर जिसकी जितनी क्षमता है। देखो मैं फिर वही बोलूंगी, हर बच्चा अलग है, अपने आप को पहले कंपेयर करना छोड़ दो। जितनी तुम्हारी क्षमता है अपने अकॉर्डिंग 8, 6, 10 घंटे ब्लॉक करो। हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। हमें क्या करनी है? इफेक्टिव पढ़ाई। पढ़ने को तो 10 घंटे किताब लेके बैठे रहो, नींद आ रही है, झपकियां ले रहे हो, पानी से मुंह धो रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है। 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि भाई बस अब मुझे ये किताब दिख रही है और ये नोट्स दिख रहे हैं, बस इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए। डे ब्लॉक, अगर तुम्हारा लेक्चर है, लेक्चर के बाद डीपीपी लगानी है, उसका टाइम ब्लॉक करो, टाइम ब्लॉक करो। डीपीपी के बाद मुझे पुराना लेक्चर जो है, जो भी मैम ने कराया हुआ है, जो भी सर ने पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, वो अगर तुम्हें करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, उनका तुम्हारा टाइम ब्लॉक होना चाहिए। उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, चलो खाने का तो तुम्हारे ऊपर है, सोने का, उठने का और ये वाला टाइम क्या करना है फिक्स होना चाहिए। फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए तुम्हारा, फिक्स्ड शेड्यूल। अगर कस्टमाइज शेड्यूल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कस्टमाइज, ठीक है। यहाँ देखो, अटेंड रेगुलर लेक्चर्स, लेक्चर मिस नहीं करने बेटा जी, ये छोटी सी चीज है बट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तुम्हारा क्लास में लेक्चर चल रहा है ना, उसको अवॉइड करो मिस करना, क्लासेस मिस करना, कि हम आज क्लास मिस कर रहे हैं, आज उसका बर्थडे है, आज उसकी पार्टी है, आज उसका ये है, मिस करो, मिस नहीं करना। 6 महीने हैं, 6 महीने हैं, 6 महीने, समझ में आ रही है? सिर्फ 6 महीने। अप्रैल अटेम्प्ट तो को मत गिना करो, मैं मानती हूँ, मैं कहती हूँ अपने जेई वालों बच्चों से, अप्रैल अटेम्प्ट मत काउंट करो, अप्रैल अटेम्प्ट तो भूल जाओ। तुम्हारे लिए सिर्फ जनवरी टारगेट होना चाहिए, और जनवरी में अच्छा परसेंटाइल लेके सीधा एडवांस की तैयारी करो। मई में सीधा एडवांस की तैयारी करो। देखो अब तुम्हें कितना अच्छा टाइम दिखेगा, जनवरी से मई, 4 से 5 महीने दिख रहे हैं तुम्हें। अपना अटेम्प्ट जनवरी वाला रखो, जनवरी अटेम्प्ट। तो ये है कि भाई हमें क्लास अटेंड करनी है, बैकलॉग नहीं बनने देना है लेक्चर्स का, कोई बर्थडे नहीं, कोई किसी की शादी नहीं, कोई बुआ नहीं, कोई मौसी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद प्रीवियस चैप्टर पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है भाई, प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, कैसे करने हैं। पहली बात तो 5 से 3 साल के पीवाईक्यू करने हैं। अब करना कैसे है देखो, 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगी। सपोज फिजिक्स के 2 चैप्टर्स हैं, मैंने लिया बेटा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ध्यान से, एक लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्लास में जो चल रहा है वो चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैं तुम्हें क्लास में करंट पढ़ा रही हूँ। करंट की मैं तुम्हें क्या दूंगी क्लास में, मैं तुम्हें खुद पीवाईक्यूज करा दूंगी, कुछ पीवाईक्यूज तो भाई टीचर भी कराता है क्लास में। होमवर्क के लिए तुम्हें क्या मिलता है, होमवर्क के लिए तुम्हें मिलेगा डीपीपी,
होमवर्क के लिए मिल गया डीपीपी। तो करंट यानी जो तुम्हारा फिलहाल जो क्लास में चल रहा है, वो करंट चल रहा है, उसके लिए डीपीपीज मिल रही है, वो रेगुलर करनी है। अब जो पुराना चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तुम्हारा कंप्लीट है, टीचर की तरफ से भी तुम्हारी तरफ से भी चैप्टर टेस्ट दे दिया, सब कुछ कर दिया। इसके क्या लगाने हैं भाई, इसके पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट कर दो, इसके पीवाईक्यूज लगाने शुरू कर दो। डेली का 10 दिन हो गया है ना, डेली का 10 क्वेश्चन हो गया, या फिर डेली का 15 क्वेश्चन हो गया, वो तुम्हारी क्षमता है। फिर से मैं कह रही हूँ, वो तुम्हारी क्षमता है, लेकिन डेली के 10 15 20 पीवाईक्यूज देखो लगने चाहिए विद योर डीपीपी। विद योर डीपीपी इतना अच्छा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, मैं बता रही हूँ अक्टूबर तक तुम्हें लगेगा तुमने पीवाईक्यूज भी कर लिए, तुमने डीपीपीज भी कर ली, तुमने सब चैप्टर रिवाइज कर लिया। संडे को डे ब्लॉक कर दिया पुराने चैप्टर्स के लिए। मान लो इसके आगे बढ़े, मैंने तुम्हें करा दिया कैपेसिटर, कैपेसिटर अब तुम क्या करोगे, अब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी की पीवाईक्यूज करोगे, कैपेसिटर की डीपीपी करोगे, और जो मैंने बोला था कि भाई संडे को टाइम ब्लॉक करो पुराने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का किसी भी संडे को लेके बैठ गए और तुमने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए। इस तरीके से तुम्हारा प्लान होना चाहिए कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीशन कैसे करना है। ठीक है, अब ये है संडे टेस्ट स्ट्रेटेजी। संडे को टेस्ट देना कैसे है, ये तो हमने बता दिया कि संडे को टेस्ट देना है। और यहाँ पे है संडे टेस्ट स्ट्रैटेजी। देखो यहाँ पर संडे को जब टेस्ट देने बैठोगे तो बेटा सबसे पहले तो ये होना चाहिए, 3 घंटे का जब टेस्ट हो तो बीच में ब्रेक मत लो, बीच में ब्रेक मत लो कि भाई मम्मी ने बुला दिया उठ के चले गए, उसने बुला दिया वहां चले गए, तो ये नहीं करना है। 3 घंटे स्टिक रहो, जिस टेबल पे बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो वहीं बैठे रहो, और 3 घंटे का पेपर आराम से देना है। दूसरा, तुम्हारा इन्वायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा कि सामने बैठ के कोई हंसी मजाक हो रहा है और तुम पेपर लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि यहाँ पर कोई हंसी मजाक कर रहा है और तुम अपना पेपर लिख रहे हो और उसकी नॉइजेस तुम्हारे कानों में जा रही है। तो ये जो डिस्टरबेंसेस हैं, ये तुम्हारा पेपर लिखते वक्त नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट एनवायरनमेंट में बैठ के पेपर दो। दूसरा, तुम्हें करना क्या है, देखो जेई में टाइम का ध्यान नहीं रहता, तो हमें उसका पहले ही एक्सपीरियंस लेना है। तुम अपना टाइम ब्लॉक कर सकते हो टाइमर लगा के पहले ही, कि भाई मुझे केमिस्ट्री का मान लो 50 मिनट देना है, फिजिक्स में मुझे पूरा 1 घंटा देना है, मैथ में 1 घंटा देना है, तो वो टाइमर के साथ करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हो कि एक पेपर तो पूरा ही रह जाता है, कि एक पेपर पूरा ही रह जाता है। कई बार बच्चों की, ये मेरे सामने कई बार स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम टाइम कम था तो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए, टाइम कम था, जिन क्वेश्चंस को मार्क किया था कि सेकंड राउंड में चेक करेंगे, तो टाइम की कमी की वजह से मैम हम सेकंड राउंड ही कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तुम्हें पहले ही प्रायर एक्सपीरियंस लेना है कि मैं सब सब्जेक्ट के लिए टाइम ब्लॉक करके चलूंगा, तो जेई के पेपर वाले दिन कमी ना आए, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलो। नेक्स्ट, ये था हमारा आज का गुरु मंत्रा। क्या है गुरु मंत्रा, देखो सबसे पहले अपना गोल सेट कर लो कि भाई मुझे इस एनआईटी में एडमिशन लेना है, मुझे इस आईआईटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, सबका गोल क्या होना चाहिए, फिर से बोलूंगी, अपनी एबिलिटीज और अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। अब ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता। सबको एक एनआईटी तो अपने दिमाग में सोचनी है। जिसने नहीं सोची, अभी फिलहाल इस लेक्चर को देखते देखते सोचो कि हमें कौन सी एनआईटी और कौन सी आईआईटी चाहिए। अभी सोचेंगे, सब सोच लिया, उसके बाद रात को सोने से पहले सोच के देखना है, विजुअलाइज करना है कि भाई मेरे को इस आईआईटी में, इस एनआईटी में एडमिशन मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या सोचना है कि भाई जो मैंने ड्रीम सेट किया था उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उतना उसके लिए मैंने आज उतना काम किया कि नहीं किया। तो रात में जब सोने से पहले 2 मिनट बस ये एनालाइज करो कि मैंने जो गोल सोचा है उसके लिए सेटिस्फैक्टरी हार्डवर्क करा है या नहीं करा। तो जब अपने आप से पूछोगे ना, तो अपनी सच्चाई सामने आएगी कि हम मेहनत कर भी रहे हैं जितना चाहिए कि नहीं कर रहे। अगर तुम्हें लग रहा है कि आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, तो मैं लिख के दे रही हूँ 100% रिजल्ट आएगा। हर बच्चे को अपने अंदर पता रहता है कि हमने अपने गोल के लिए मेहनत करी है या नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि तुमने जेई का रिजल्ट देखा और तुम शॉक हो गए। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा कि जेई का रिजल्ट देखा, अरे ये क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। सबको पता रहता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो ठीक है, डेली ये तुम्हें सोचना है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे काम करना है, और लास्ट में सोचना है कि इतना काम जो हम सेटिस्फाई है या नहीं। अगर ये करोगे तो आज मैं अपना वर्ड मार्क कर रही हूँ, 100% तुम्हारा जेई मेंस में गुड परसेंटाइल आएगा। ओके ओके, देन थैंक यू ऑल, बाय बाय।